नमस्कार दोस्तों चलिए आज कुछ और दिलचस्प बातें आपस में बांट लेते हैं। कुछ हालात भी धीरे धीरे साजगार हो रहे हैं और जब हालात थोड़े से ठीक हों तो बेहतर है कि हमेशा मुसीबतों का रोना ना रोया जाए। मुसीबतें हैं, चलेंगी, ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आज बात करते हैं एक ऐसे ज़िले की मित्रों जो पंजाब का 23वां ज़िला है। और आपको एक मैं थोड़ी सी इसमें इजाफ़ा कर दूं, इन्फॉर्मेशन में आपसे बांट लूं कि जब ये पूरा पंजाब पाकिस्तान के समेत उसमें हरियाणा भी, हिमाचल भी, ये सारे एरियाज़ जब शामिल थे, पूरा यूनाइटेड पंजाब, ये मैं 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ, तब इतने बड़े पंजाब में कुल ज़िलों की तादाद जो थी वो 19 थी। कुल ज़िलों की तादाद 19 थी, जिसमें आज का पूरा पाकिस्तानी पंजाब, आज का भारतीय पंजाब, आज का हरियाणा, आज का हिमाचल और दीगर बहुत सारे इलाके जो आसपास के थे वो सारे के सारे शामिल थे। लेकिन अब बवक्त ज़रूरत हर चीज़ सामने आती है और धीरे धीरे जब ये पता चलने लगा कि प्रशासनिक विकास जो है छोटे छोटे ज़िलों से ज़्यादा होता है, तो ये नए नए ज़िले बनने लगे। और नज़रिया सिर्फ ये विकास का नहीं था, नज़रिया सियासी भी होता है। कई बार कुछ एक रुतबों को खुश करने के लिए, कुछ एक वर्गों को खुश करने के लिए, कुछ आबादी के हिस्सों को खुश करने के लिए, और ये चीज़ें भी सामने आती हैं। और कुछ की जो पैमाना है वो विशुद्ध रूप से मजहबी भी होता है। तो ये अलग अलग पैमानों पर चीज़ें बनती हैं। अब सिख इतिहास के बहुत सारे जुड़े हुए सिख इतिहास से बहुत सारे स्थान जो हैं अब ज़िला के लेवल पर पहुँचे हैं। मकसद एक ही होता है कि इन ऐतिहासिक ज़िलों का विकास जो है वो सही ढंग से हो सके, इनकी परवरिश हो सके, ताकि हमारी जो हमारा अतीत है, हमारी विरासत है, वो एक समृद्ध रूप में सामने आए। और आज इसी नज़रिए से लेकर जब मलेरकोटला की बात करते हैं तो मैं बजाय इसके कि हम तनकीद करें या बजाय इसके कि हम नुक्ताचीनी करें, तो बेहतर ये है कि इसको एक अच्छी बात समझनी चाहिए। अच्छी बात इसको इसलिए मानना चाहिए कि ये इसका इतिहास तो है, एक समृद्ध विरासत भी है, किस्से कहानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और अधिकांश किस्से कहानियाँ पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। लेकिन अब तकलीफ़ ये होती है अब जब जो इसके बारे में डिटेल सामने आती है कि इन सारी सकारात्मक बातों को अब तक कोई रोशनी में क्यों नहीं लाया। अब तक ये कहाँ सोई रह गई। मलेरकोटला की गलियाँ, आप कभी उस शहर में जाना हो तो मैं भी एक आध बार गया हूँ बहुत अरसा पहले, और वहाँ जो सिविक ज़िंदगी है, नागरिक ज़िंदगी, शहरी ज़िंदगी के पास विकास नाम की कोई चीज़ नहीं पहुंची। और वो लोग बाकायदा यही शेर दुहराते रहे कि रोज़ अखबारों में पढ़कर ये ख़याल आया हमें, कि रोज़ अखबारों में पढ़कर ये ख़याल आया हमें, इस तरफ आती तो हम भी देखते फसले बहार। तो फसले बहार इस ऐतिहासिक शहर के नसीब में मित्रों नहीं रही, लेकिन इसके इतिहास को थोड़ा सा पन्ने पलट दें तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं। सबसे पहले कि ये एक हमारे देश का शायद ये एकमात्र ऐसा इलाका है, ऐसा शहर है जिसमें कभी फ़िरका दाराना दंगे नहीं हुए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और जब 1947 में जब भारत पाक विभाजन हुआ, करोड़ों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग मारे गए, लाशें बिछीं, लेकिन इस शहर में जिसकी बहुतायत मुस्लिम संप्रदाय पर है, इस शहर में कोई दंगा नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव बात है जो इस शहर के खाते में दर्ज है। इस बात पर फ़ख्र भी हो सकता है शहर वालों को और हमारे आसपास के पूरे परिवेश को। दूसरी बात ख़ास तौर से ये भी है कि सिख इतिहास में इसका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है और उसको हमेशा ये भी कहा जाता है, अब तो लोग ये भी कहते हैं कि अब भी कभी कभी जब कभी तनाव का माहौल होता है शहर में, फ़िरका दाराना तनाव का, तो उस वक्त ये भी होता है कि कुछ घोड़ों की टापें जो हैं वो सुनाई देती हैं। और तब ये लोग यही कहते हैं, पुराने बुज़ुर्ग, कि ये गुरु गोबिंद सिंह के घोड़ों की टापें हैं जो हमें चेतावनी दे रही हैं, भाई तुम लोग आपस में लड़ नहीं सकते, तुम्हारा रिश्ता बड़ा गज़ब का है। और ये टापें सुनाई देती हैं या नहीं देती, लेकिन एक संदेश ज़रूर है पॉजिटिविटी का
कि अगर बचना है, तबाही से बचना है और बड़े फ़ख्र के साथ ज़िंदा रहना है तो कम से कम इन चीज़ों का एहतराम करो, रिश्तों का एहतराम करो। दूसरी बात इसमें ये थी कि इसमें अब ये भी एक मैं तो इसे भी एक गलत तस्वीर मानता हूँ कि एक शहर जिसने अदब की दुनिया में, जिसने शायरी की दुनिया में, जिसने संगीत की दुनिया में, गायकी की दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए, नामवर गायक यहाँ के हुए, नामवर शायर यहाँ के हुए, नामवर पीर मुरीद यहाँ के हुए, लेकिन उसके बावजूद इस शहर को किसी ने भी उतनी प्यार और मोहब्बत के साथ नहीं संभाला जितनी प्यार और मोहब्बत के साथ संभालना चाहिए था। इसी शहर के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम भी जुड़ा हुआ है, इरशाद कामिल का नाम भी इसमें शायरों की फ़हरिस्त में शामिल है। इसी तरह से बहुत सारे नाम हैं। डॉक्टर नरेश, उनका भी नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। जहाँ तक सूफियाना रिसर्च, शोध और लिखने का मामला है तो उनको भी बड़े एहतराम के साथ अब भी याद किया जाता है और हमारे बीच में हैं। तो डॉक्टर नरेश हैं। मैं इसी तरह से प्रेम बार बर्टनी, फ़िल्मी गीतकार, बड़े गज़ब के, और एक वक्त में उनके जो गाने थे वो पूरे के पूरे मुआशरे में पूरे छाए रहते थे। और इसी तरह से मलेर कोटला के साथ एक अदीब विद्वान का नाम भी जुड़ा है, मौलाना शाहाब साहब का नाम जुड़ा है। जनाब कमालुद्दीन कमाल साहब का नाम जुड़ा है, बड़े पाए के शायर थे अपने वक्त के। मंजूर हसन साहब का नाम जुड़ा है और प्रोफेसर महमूद आलम साहब का नाम जुड़ा हुआ है। और डॉक्टर असलम हबीब हैं, अनवर आज़र हैं और अंजुम कादरी साहब हैं, डॉक्टर अयूब हैं, डॉक्टर नदीम अहमद साहब हैं, डॉक्टर रहमत अली साहब हैं और इसी तरह से बशीर मलेर कोटवी के नाम से भी हैं। कुछ अज़बत ख़ान और आबिद अली, ये उसी सूफ़ी दरवेश के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते रहे हैं। और इसी तरह से बहुत सारे नाम हैं। डॉक्टर सलीम ज़ुबैरी साहब हैं, डॉक्टर रुबीना शबनम का नाम भी अच्छे शायरों में लिया जाता है। इसी तरह से शहनाज भारती हैं और डॉक्टर सालिक जमीर बराड़ साहब का नाम है। और कई नाम ऐसे हैं जिनका मैं ज़िक्र सबका करने लगूँगा तो एक लंबी फ़हरिस्त है, क्योंकि अदब का और गायकी का और इन चीज़ों का जो रिश्ता रहा है मलेर कोटला से बहुत खूबसूरत रहा है। लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि इन अदीबों ने वहाँ कोई जश्न मलेर कोटला या ऐसा कुछ हो सकता था बड़ी आसानी से जहाँ सब लोग इकट्ठे होते। अब तो ये रिवायत है कि एक अच्छे कॉलेज में भी पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो चले आते हैं। और अब तो लेकिन इस रिवायत का एहतराम मलेर कोटला के लोगों ने क्यों नहीं किया ये मालूम नहीं। वहाँ की बेगमात की बातें तो बहुत होती हैं। वहाँ की अब जो सबसे बुज़ुर्ग बेगम हैं वो 97 साल की हो चुकी है, 97 ईयर्स ओल्ड। उनका आप चेहरा देखें तो आपको लगता है कि मलेर कोटला की विरासत जो है वो कितनी बेरौनक हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें याद आती हैं इन चीज़ों से। और मैं समझता हूँ कि एहतराम करना हो किसी भी जगह का तो वहाँ एहतराम जो है वो एक कायदे से, एक ढंग से, पढ़े लिखे अदीब लोग, गायक लोग, अब इतने बड़े बड़े नाम हैं तो वो अपने शहर को कैसे भूल जाते हैं। ये कई बार एक सवाल है जिस पर रिसर्च भी हो सकती है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। मैं बाकी गिला शिकवा नहीं कर रहा, ये उनका ज़ाती मामला है। और इसी तरह से मित्रों इसमें कुछ बहुत सारी किस्से कहानियाँ भी मशहूर हैं मलेर कोटला के बारे में कि मलेर कोटला में जब ये रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी तो नवाब साहब ने रोक दिया। तो नवाब साहब ने दो बातें कही थी उस वक्त। एक बात का जिक्र तो होता है मज़ाही तौर पर, मज़ाहिया तौर पर, लेकिन दूसरी बात का जिक्र लोग भूल जाते हैं। तो उन्होंने एक तो ये कहा था कि ये शहर के बिल्कुल बीच में से ना गुजारो यार। इससे शहर वासियों को, लोगों ने ये जोड़ दिया कि नवाब साहब ने अपने बारे में कहा था कि इससे शहर वासियों की नींद में खलल पड़ेगा और इसलिए इस लाइन को शहर से दूर ले जाओ। तो रेलवे लाइन सिर्फ शहर से दूर इसलिए चली गई क्योंकि नवाब साहब ने एतराज़ उठा दिया। दूसरा ये भी किस्सा है कि नवाब साहब ने ये भी कहा था कि बहुत सारे लोग ना रेलवे लाइनों पे, मैंने सुना है, खुदकुशी कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे इलाके का कोई नौजवान या कोई भी मुसीबत का मारा हुआ शख्स वो रेलवे लाइन पर आकर कट मरे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए इस लाइन को ही ले जाओ और शहर से कुछ दूरी पर इसको इस्टेब्लिश करो और एक आप कह सकते हैं कि शाही अंदाज से उठाए गए एतराज़ के
बिना पर, उसी आधार पर उस वक्त जो रेलवे के जो कारिंदे थे, रेलवे के जो बोर्ड था, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि चलिए इसको धुरी से या कुछ और दूसरे शहरों के साथ जोड़ देते हैं, नज़दीक होगा, चले आएंगे लोग अपने आप। तो कई बार ये भी होता है, इससे ये पता लगता है कि कोई शहर जो है वो किस तरह से कई बार विकास से वंचित रह जाता है, सिर्फ़ इसलिए कि कुछ जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं वो किसी सनक का शिकार हो जाते हैं। बाकी सियासी तौर पर ये इलाका बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ रहा है। वज़ीर जो हैं काफ़ी हद तक सूबा की वज़ारतों में उनको हिस्सा मिलता रहा है, और बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स, और विशेष रूप से कुछ एक को तो मैं जानता हूँ, मैं सबका ज़िक्र यहाँ करना मुनासिब नहीं समझता, जिन्होंने सूफ़ी शायरी के बारे में और सूफ़ी साहित्य के बारे में और सूफ़ी शोध के बारे में काफ़ी अच्छा काम भी किया है। अब दोस्तों, इतनी ज़्यादा खूबियाँ होते हुए भी कोई भी शहर उपेक्षित कैसे रह जाता है? अब इसके गुनहगार जहाँ बाकी लोग हैं, वहाँ शहर के निवासी भी हैं, शहर के अदीब भी हैं, शहर के वो लोग भी हैं जो सियासत में अपनी छाप छोड़ते रहे हैं, जिन्होंने वज़ारत ले ली, वज़ीर वज़ारत में हिस्सा ले लिया, लेकिन शहर की बहबूदी और शहर की जो प्रगति और जो विकास होना चाहिए था उसको बिल्कुल ख़ारिज सा कर दिया। तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी। अब सिर्फ़ हम गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम जोड़कर या एक सूफ़ी संत का नाम, दरवेश का नाम जोड़कर तो विरासत को ज़िंदा आगे लंबे अरसे तक नहीं रख पाते। लंबे अरसे तक विरासत को कायम रहना है तो इसमें जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शायर लोग हैं, अदीब हैं। अब ये एक ऐसा शहर है मित्रों, आप भी हैरान होंगे कि जिसमें प्राइमरी से लेकर डॉक्टरेट तक उर्दू और फ़ारसी की शिक्षा का बंदोबस्त है, एकमात्र शहर पूरे मुल्क में। लेकिन उसके बावजूद इस दिशा में काम तो ठोस नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वही है कि अब अभी भी जो फ़ारसी पढ़ लेता है वो तेल बेचने पे आमादा होता है। बड़े बड़े फ़ारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत के खेल। मतलब एक वक्त था जबकि फ़ारसी ज़बान को, फ़ारसी भाषा को इतनी अहमियत दी जाती थी कि अगर फ़ारसी पढ़े लिखे आदमी को रोज़गार सही ढंग से नहीं मिलता तो वो तेल बेच रहा है, तो ये शर्म वाली बात है। तो ये चीज़ें बहुत हैं जो एक शहर की शहरियत के साथ जुड़ी हुई हैं, और अगर इन पर गौर ना किया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। 23 ज़िले बन गए, 24वां एक और बन जाएगा, 25वां और बन जाएगा। ज़िलों की फ़हरिस्त में नाम आने से कुछ नहीं होता। मलेरकोटला पहले भी बड़ा अहम शहर था, लेकिन पहले भी अपने नसीब पे रोता था, और अब भी 23वां ज़िला बनने के बाद भी नसीब पे वो ज़ार रोएगा, इसलिए कि अदीब या इंटेलेक्चुअल लोग उस अपने शहर को संभालते नहीं हैं। शुक्रिया दोस्तों।